आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ एविडेंस के अंतर्गत रेस जेस्टे के सिद्धांत पर। जैसा कि हमने हमारे पिछले लेक्चर में जाना था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 5 के अंतर्गत विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है। न्यायालय के सामने आने वाले प्रत्येक मामले में जो कि तथ्यों की कहानी होती है, तथ्यों को साक्ष्य के द्वारा साबित किया जाना होता है। अब वो साक्ष्य कैसा होता है? धारा 5 के अनुसार किसी भी वाद या कार्यवाही में हर विवादक तथ्य के और ऐसे अन्य तथ्यों के जिन्हें इस अधिनियम में तस्मिन पश्चात सुसंगत घोषित किया गया है, अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा और किन्हीं अन्यों का नहीं। अर्थात ये तय है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 5 के अनुसार जो न्यायालय के सामने दिया जाने वाला साक्ष्य होगा वो हर विवादक तथ्य के या सुसंगत तथ्य से संबंधित होना चाहिए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 6 इसका दायरा कुछ बढ़ा देती है। धारा 6 में ही इंग्लिश लॉ के अंतर्गत मान्य रेस जेस्टे के सिद्धांत का आभास होता है। धारा 6 इस प्रकार है कि एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति, जो तथ्य विवाद न होते हुए भी किसी विवादक तथ्य से उस प्रकार संसक्त है कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हैं, वे तथ्य सुसंगत है, चाहे वे उसी समय या स्थान पर या विभिन्न समयों और स्थानों पर घटित हुए हों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 6 का सिद्धांत यह है कि जब कोई समव्यवहार जैसे कि कोई संविदा या अपराध विवादक तथ्य हो तो प्रत्येक ऐसे तथ्य का साक्ष्य दिया जाता है जो उसी समव्यवहार का एक भाग है। ये धारा इंग्लिश लॉ के उस सिद्धांत पर आधारित है जिसे रेस जेस्टे का सिद्धांत कहते हैं। यद्यपि ये शब्द इस धारा में प्रयोग नहीं किए गए हैं, कारण ये है कि ये सिद्धांत अनिश्चितता को जन्म देता है। रेस जेस्टे शब्द लैटिन भाषा के हैं और इसका शाब्दिक अर्थ है जो काम किया गया है, और जब इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाए तो अर्थ यह होंगे ऐसे कथन या कार्य जो किसी समव्यवहार के साथ हुए हों। जो मामले न्यायालय के सामने आते हैं उनमें कोई ना कोई घटना छिपी होती है। प्रत्येक घटना से जुड़े हुए कुछ कार्य, लोप या कुछ कथन होते हैं। प्रत्येक ऐसा कार्य, लोप या कथन जिससे समव्यवहार की प्रकृति पर कुछ प्रकाश पड़ता है या जो उसके सही रूप या गुण को दर्शाता है, उसे समव्यवहार का भाग कहा जाता है और इसका साक्ष्य दिया जा सकता है। प्रत्येक मामले की कुछ ना कुछ कड़ियां जुड़ी होती है आपस में, तो उसी कड़ी से ये रेस जेस्टे का सिद्धांत निकला है। किसी मामले की एक कड़ी को सुलझाने के लिए उस मामले से जुड़ी हुई दूसरी कड़ी का साक्ष्य किन्हीं परिस्थितियों में दिया जा सकता है, उसी के बारे में ये धारा 6 बात करती है। इस रेस जेस्टे के सिद्धांत को एक मामला है रिटन बनाम क्वीन, उससे समझा जा सकता है। रिटन बनाम क्वीन के मामले में एक व्यक्ति पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप था। उसका कहना था कि पत्नी पर गोली दुर्घटनावश चल गई थी। एक साक्ष्य ये था कि अभियुक्त की पत्नी ने टेलीफोन मिलाया और ऑपरेटर से लड़की ने कहा कि मुझे पुलिस दीजिए। ऑपरेटर अभी कुछ भी नहीं कह पाई थी कि वह स्त्री जो बहुत तकलीफ में बोल रही थी, उसने जल्दी से अपना पता बताया और कॉल ठप हो गई। ऑपरेटर ने पुलिस को सूचित कर दिया। पुलिस वहां पहुंची और स्त्री का शव पाया। उसके द्वारा टेलीफोन करना और पुलिस मांगना उसकी हत्या के समव्यवहार का भाग मानते हुए सुसंगत साक्ष्य ठहराया गया। घबराहट की हालत में उसका टेलीफोन करना यह बताता था कि उसकी हत्या साक्ष्य थी, दुर्घटनावश नहीं थी, क्योंकि किसी दुर्घटना से पीड़ित होने वाले व्यक्ति को सपने में भी ये नहीं सूझ सकता कि वह दुर्घटना से पहले ही पुलिस को बुला ले। रेस जेस्टे के सिद्धांत का यही एक लाभ है, ये न्यायालय को प्रत्येक समव्यवहार के सभी आवश्यक अंग ध्यान में लेने की अनुज्ञा देता है। अब समव्यवहार किसे कहते हैं?
संव्यवहार तथ्यों के ऐसे समूह को कहते हैं जो दूसरों से इतने जुड़े रहते हैं कि उन्हें एक ही नाम दिया जा सकता है। जैसे कोई अपराध संविदा, कोई टॉर्ट या जांच पड़ताल का कोई भी ऐसा विषय जो विवादक हो। मोटे तौर पर संव्यवहार किसी भी भौतिक कार्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है या एक के बाद एक होने वाले कई भौतिक कार्यों के लिए, जिसमें वे कथन भी सम्मिलित होंगे जो कार्य या कार्यों के साथ होते चले गए हों। जब न्यायालय के सामने किसी संविदा से संबंधित मामला आता है और संविदा के अस्तित्व कोर्ट के सामने विवादक तथ्य है, तो उस संविदा से जुड़े हुए ऐसे संव्यवहार जो उस संविदा का होना या ना होना बताते हों, उसका भी साक्ष्य दिया जा सकता है। वे भी सुसंगत तथ्य है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत। रेस जेस्टे के अंतर्गत कार्य या लोप, एक्ट और ओमिशन का भी साक्ष्य दिया जा सकता है। जहां तक संव्यवहार के साथ होने वाले कार्य या लोप का प्रश्न है, तो कोई विशेष कठिनाई पैदा नहीं होती। संव्यवहार की प्रकृति ही ये स्पष्ट कर देती है कि उसके आवश्यक अंग क्या है। मान लीजिए कि भारत ए और बी भारत की सरकार को बल के द्वारा बदल देने का षड्यंत्र करते हैं, जो कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध है। इस प्रायोजन के लिए कलकत्ता में पैसा जमा किया जाता है, मद्रास में यंत्र खरीदे जाते हैं और बंबई में ट्रेनिंग दी जाती है। ये सब कार्य चाहे एक दूसरे से समय और स्थान में दूर दूर हैं, फिर भी एक ही संव्यवहार का भाग हैं और इनमें से किसी भी संव्यवहार का साक्ष्य, किसी भी कार्य या लोप का साक्ष्य उस संव्यवहार के लिए दिया जा सकता है। निरंतर प्रकार के सभी व्यवहारों पर यही सिद्धांत लागू है। इसी प्रकार जब प्रश्न यह हो कि क्या किसी संविदा के पालन हेतु माल का परिधान हो चुका है, तब ये तथ्य कि माल कई ऐसे मध्यवर्ती व्यक्तियों को दिया गया था ताकि वह क्रेता तक पहुंच जाए, सुसंगत होगा, क्योंकि एक के बाद एक होने वाले प्रदाय विक्रय के संव्यवहार के भाग हैं। कोई ऐसा अपमान लेख किसी पत्र में है और वह पत्र एक व्यवहार का भाग है, तो उस पत्र व्यवहार में लिखा गया प्रत्येक पत्र उस संव्यवहार का भाग होगा। कार्य या लोप के अतिरिक्त कथनों का साक्ष्य, स्टेटमेंट्स का साक्ष्य भी धारा 6 के अंतर्गत दिया जा सकता है। कुछ कथन भी भौतिक घटनाओं के साथ हुआ करते हैं। उदाहरण के लिए, घायल होने पर प्राय प्रत्येक व्यक्ति चिल्लाता है, वह चाहे दर्द के कारण चिल्लाए या सहायता के लिए, और उस आदमी का नाम पुकारे जिसने उसे घायल किया। यदि संव्यवहार जैसे कि कोई दुर्घटना किसी सार्वजनिक स्थान पर हुई हो, तो कई लोग इकट्ठे हो जाएंगे और घटना के बारे में बातचीत करते रहेंगे। प्रश्न ये है कि किस सीमा तक ऐसे कथन संव्यवहार का भाग माना जा सकते हैं। इस धारा के साथ दिया गया प्रथम दृष्टांत इसी विषय पर है। इसमें एक व्यक्ति को पीट पीट कर मार दिया गया है। जो भी कार्य या कथन अपराधी ने या मृतक ने या मारपीट को देखने वाले व्यक्तियों ने किए, जो मारपीट के साथ या उसके कुछ देर बाद तक हुए हों, वे उसी मारपीट के भाग माने जाएंगे और इसलिए वे सुसंगत होंगे। इस सिद्धांत को लागू करते हुए न्यायालयों ने बहुत सावधानी से काम किया है। सावधानी इसलिए आवश्यक है कि झूठे कथन बनाने में कोई देर नहीं लगती। इसलिए सिद्धांत यह है कि कथन घटना के सिर्फ इतने पूर्व का या इतने पश्चात का या उसके साथ हुआ हो कि सोचने के लिए कोई समय ना बचा हो और न ही झूठी कहानी गढ़ने का समय रहा हो। इसका नतीजा यह हुआ कि अनेक ऐसे वाद हैं जिनमें कथनों का साक्ष्य स्वीकार किया गया या अस्वीकार किया गया और इसके कारण एक गंभीर मतभेद की संभावना हो जाती है। सर्वप्रथम तथा जैसा कि प्राय होता है, सबसे स्पष्ट मामला थॉमसन बनाम ट्रिवेनियन में मुख्य न्यायाधीश हॉल्ट ने निर्णय किया कि जो कुछ भी पत्नी ने उस समय कहा था जबकि उसे घाव लगा था और उसे बात गढ़ने का कोई अवसर भी नहीं मिला था, सुसंगत था। अगर इतना समय गुजर गया होता कि झूठी बातें बनाई जा सकती थी, तो ऐसा कथन सुसंगत ना होता।